हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 5 एनसीईआरटी पर्यावरण से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य हैं उसको लेकर हम आए हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से आता है और 15 क्वेश्चन जो होता है वो यहीं एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि जो मादम रेशा होता है उसको उसकी गंध से पहचान लेता है। जब वो कई किलोमीटर दूर होता है तब भी वो उसकी गंध से पहचान लेता है। तो उसकी ये विशेषता है रेशम के कीड़े की। अगला पॉइंट है कि जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षियाँ जो होती हैं उनके जो आँख होती हैं वो सिर के लगभग दोनों तरफ होती हैं। और पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र भी डाल सकती हैं। सिर के दोनों तरफ होने की वजह से वो दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकती हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब ये सामने देखती हैं, इनकी ये विशेषता है पक्षियों की आँखों की। ज़्यादातर पक्षियाँ क्या होती हैं, आँखों की पुतली घूमती नहीं है उनकी। बहुत सारी पक्षियाँ होती हैं जिनकी पुतलियाँ जो हैं वो घूमती नहीं हैं, और वे पुतलियाँ ना घूमने की वजह से वो क्या करती हैं, चीज़ों को देखने के लिए अपने गर्दन को घुमाकर देखते हैं। तो इनकी आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूमती नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर पक्षियाँ क्या होती हैं, उनकी आँखों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसीलिए वो गर्दन को घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखती हैं। अगला है उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं। तो किसकी आंखें चेहरे के सामने होती हैं? उल्लू की। इसकी विशेषता है, इसको याद रखिए। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो ये भी इनकी विशेषता है, ये भी पूछा जा सकता है। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। अगला है रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो रात्रिचर वाले जीव होते हैं वो वस्तुओं को सफ़ेद और काली में ही देख पाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को किस में देखते हैं, सफ़ेद और काली। ये 2019 सीटेट में आ चुका है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। तो सांप के क्या है, बाहरी कान नहीं होते हैं। वे ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनते हैं, उसी से महसूस करते हैं। किससे? अगर ज़मीन पर कोई चल रहा हो तो उसकी कंपन की कोई आ रहा है। ये भी सांप की विशेष। अगला है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो कैसे देती हैं? जब कोई उनके सामने कोई खतरा आ जाता है मछलियों के सामने तो वो बिजली तरंगों से एक दूसरे को जो है चेतावनी देती हैं एक दूसरे को। किससे देती हैं? बिजली तरंगों से। छिपकलियाँ क्या होती हैं, सर्दियों के मौसम में वो लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो आप देखते होंगे कि जो छिपकलियाँ होती है वो दिखाई नहीं देती हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तब वो दीवारों पर हर जगह दिखाई देती हैं छिपकलियाँ। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है, सर्दी का, तब वो गहरी नींद में चली जाती हैं। उस टाइम वो दिखाई नहीं देती हैं। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है, लेकिन वो भालू नहीं होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पौधे से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। और स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, ये करीब 17 घंटे सोते हैं।
पेड़ों पर उल्टे लटक कर। ये पेड़ों के पत्तों को खाकर ही जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 40 वर्ष। इनका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष होता है। ये सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं नीचे। तो सप्ताह में केवल एक बार शौच करने के लिए अपने पेड़ से वो उतरते हैं। तो ये स्लॉथ की इतनी सारी विशेषताएं हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जितने भी हमने पॉइंट रखा है यहाँ पर सभी एनसीईआरटी के बुक में है और सभी इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। गाय लगभग 4 घंटे सोती है, अजगर लगभग 18 घंटे सोती है, जिराफ 2 ही घंटे सोता है और बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी लेकर इसको नोट करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। तो कितने गुना बेहतर देख सकता है बाघ अंधेरे में? वो 6 गुना। इसके पहले हमने क्या बताया था? चील, गिद्ध, ये सब जो पक्षियां हैं वो हमसे 4 गुना दूर तक देख सकती हैं। बाघ की मूंछें क्या करती हैं कि हवा से कंपन को भाप कर, किससे? जब हवा से कोई कंपन होता है तो उसको भाप कर शिकार की सही स्थिति का पता लगाती हैं। तो इनके जो मूंछें होती हैं वो हवा से हुए जो कंपन होते हैं उसको भाप कर शिकार की सही स्थिति का पता लगाती हैं। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ते हैं। वो अपने गंध छोड़ते जाते हैं अपने इलाकों में ताकि वो इलाका पहचाना जा सके कि ये मेरा इलाका है। तो ये ऐसा करते हैं। तो ये भी इनकी मुख्य विशेषता है। सपेरों को क्या बोला जाता है? सपेरों को कालबेलिया। तो सपेरों को क्या बोला जाता है? कालबेलिया बोला जाता है। इसको याद रखिए। एक है नाग गुम्फन रंगोली। क्या है? नाग गुम्फन रंगोली। ये कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि नाग गुम्फन रंगोली कहाँ प्रयोग की जाती है? तो ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? कढ़ाई के लिए और दीवारों पर सजाने के लिए किया जाता है। बीन, तुम्बा, खंजरी ये ऐसे यंत्र हैं, ये बजाने वाले यंत्र हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी ये सब सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। किसकी? जब लौकी सूख जाती है तो उससे बनाते हैं। बीन, तुम्बा और खंजरी बनाते हैं इसको। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। भारत में केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं भारत में? 4 तरह के। पहला क्या है? नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा है अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप जो है पाए जाते हैं भारत में जो जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। अगला है ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में। कहाँ पर? ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। तो ओडिशा के किस ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? कालाहांडी ज़िला। तो ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका क्या बनाते हैं? अचार बनाते हैं, आम पापड़, इसी को अमावट बोलते हैं, उसी को आम पापड़ भी बोलते हैं। फिर चटनी उसी का बनता है, टॉफ़ी और सर। तो आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, यहाँ पर रस होगा। क्या होगा? रस। तो आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? मामिडी तांड्रा। तो आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? मामिडी तांड्रा।
मामिडी तांड्रा बोला जाता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे जीवों को खाकर मतलब उसका शिकार करते हैं। तो ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। उसी में से एक पौधा है निफेंथिस। क्या है? निफेंथिस। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत का मेघालय राज्य। यहीं पर निफेंथिस जो है पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा है, ये सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर। तीनों नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मिर्ची, ये पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे मिर्ची। तो कहाँ से विकसित हुई है, ये पैदा हुई है ये दक्षिण अमेरिका से। कौन लाए थे? पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे भारत। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। अगला है अफ्रीका से। अफ्रीका से भारत आई थी भिंडी और भूरी कॉफ़ी। अफ्रीका देश से ही, अफ्रीका महाद्वीप है, वहीं से भिंडी और भूरी कॉफ़ी जो है भारत में आई थी। फिर यूरोप महाद्वीप है, यहीं से गोभी और मटर भारत आई थी। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। असम से पता है चाय प्रसिद्ध है वहाँ पर, तो चाय असम से भारत आई थी। भारत क्या, ये असम राज्य में ही राज्य है भारत का। सोयाबीन कहाँ से आया था? ये चीन से पहले अमेरिका फिर भारत आई थी। तो सबसे पहले चीन में सोयाबीन विकसित हुआ, पैदा हुआ, उसके बाद अमेरिका, फिर अमेरिका से भारत आया था सोयाबीन। ये इम्पॉर्टेंट है सोयाबीन। भारत में पैदा हुई सब्जियां जो हैं बैगन है, मूली है, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी जो है भारत में ही पैदा हुई हैं, कहीं बाहर दूसरे देश से नहीं आई हैं। तो ये भारत में पैदा हुई सब्जियां हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं एक जगह। राजस्थान के जैसलमेर एक जगह है, वहाँ पर घड़सीसर तालाब है। कौन सा तालाब है? घड़सीसर। घड़सी जो है एक राजा थे और सर क्या होता है? तालाब को बोला जाता है, तो इसी से बना हुआ घड़सीसर। ये एक तालाब है, ये 9 तालाबों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये। तो घड़सीसर किससे जुड़ा हुआ है? 9 तालाबों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ पर है ये? राजस्थान के जैसलमेर में है। तो घड़सीसर किससे बना हुआ है? राजा घड़सी से, और सर का मतलब होता है तालाब। इन दोनों को मिला के घड़सी और सर मिला के घड़सीसर तालाब बना हुआ है। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इससे घड़सीसर तालाब होने की वजह से वहाँ पर पूरे साल जो है पानी की परेशानी नहीं होती थी वहाँ पर। तो अब वहाँ पर शायद नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पहले हुआ करता था। उज़्बेकिस्तान निवासी अल बरूनी महबूब, यहाँ पर स्प्रिंट अल बरूनी होगा और महबूब यहाँ पर महमूद होगा, महमूद गजनवी होगा। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग का, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये कहाँ के निवासी थे? अल बरूनी, ये उज़्बेकिस्तान के थे, तो वहाँ के निवासी थे अल बरूनी। ये कब भारत आए थे? किसके साथ आए थे? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। पानी के पुराने स्रोतों में बावड़ी, तालाब, नौला जो है प्रमुख है। ये पानी के पुराने स्रोत हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, बावड़ी, तालाब, नौला। तो ये सब आप याद रखिए इसको। तरुण भारत संघ पानी की समस्याओं के समाधान से संबंधित है, ये भी आप याद रखिए। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? वो मृत सागर है। अगर इस सागर से हम 1 लीटर पानी लें तो उसमें लगभग 300 ग्राम नमक निकलेगा। तो ये भी इस याद करने वाला पॉइंट है कि मृत सागर का जो जल है, अगर 1 लीटर जल लेते हैं तो उसमें 300 ग्राम लगभग नमक प्राप्त होगा। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेटे लिख दीजिए, प्रिंटिंग है। तो मृत सागर में अगर हम तैरेंगे
तो मृत सागर का घनत्व ज़्यादा होता है किसकी वजह से? नमक होने की वजह से, जिसकी वजह से कोई आदमी उसमें डूबता नहीं है, वो तैरता है। अगर उसे तैरना भी नहीं आएगा तब भी वो उसमें तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो ये इसकी विशेषता है। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से दांडी के समुद्री तट तक नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था दांडी यात्रा। कहाँ से कहाँ तक हुआ था ये पूछा जाता है। अहमदाबाद से दांडी के समुद्री तट तक। तो यह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सब पढ़ते चलना है। मलेरिया, मादा मच्छर, एनोफ्लीज। क्या है? मादा मच्छर एनोफ्लीज से फैलता है मलेरिया। तो मलेरिया किस से फैलता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? वो होता है अनीमिया रोग। कौन सा रोग? अनीमिया रोग। इसमें ताकत की दवा के साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर इसमें क्या खाने की सलाह देते हैं? ताकत की दवा देते हैं, उसके साथ साथ गुड़ कहते हैं खाने के लिए, आंवला कहते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हुए। तो और ये सब आयरन के स्रोत होते हैं। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब आयरन के स्रोत होते हैं। ये सब पूछे जा चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम में। अनीमिया के कारण बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, उनमें फुर्ती की कमी आ जाती है, शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। तो अनीमिया के ये लक्षण हैं बच्चों में, इसको भी आप याद रखिए। मच्छरों के काटने से कौन कौन सा रोग होता है? एक होता है मलेरिया, एक होता है डेंगू, एक होता है चिकनगुनिया। तो ये तीनों रोग मच्छरों के काटने से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबको आपको याद करते हुए चलना है। सबको आप एक जगह नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इनसे बचाव के लिए आसपास के पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, गड्ढों को भर देना है, पानी के बर्तन हैं, टंकी हैं, इन सबको और कूलर है हमेशा साफ़ रखना है। हर हफ्ते इनको सुखाना है। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी के तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे मच्छर उसमें अंडे ना दे सकें। मच्छर के अंडों को क्या बोला जाता है? लार्वा भी बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिए कि मच्छर के अंडों को क्या बोला जाता है? लार्वा बोला जाता है। रोनाल्ड रॉस क्या है? रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से जो मलेरिया फैलता है ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए उन्हें 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले पता लगाया था मलेरिया मच्छरों से फैलता है, और इसके लिए उन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1905 ईस्वी में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। पहाड़ पर चढ़ने का जो कैंप होता है उसको बोलते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्या है? माउंटेनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। जो पर्वतारोही होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। अगला है
मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिज़ो भाषा। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है, याद रखिए इसको। ठंड से बचाव के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध फ़ायदेमंद होता है। तो कौन सा ठंड से बचाव के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है? विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध जो है फ़ायदेमंद होता है। ये भी आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। चट्टानों पर चढ़ना क्या कहलाता है? रॉक क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब ही होता है चढ़ना, तो उसी से बना हुआ है रॉक क्लाइंबिंग। तो चट्टानों पर चढ़ना क्या होगा? रॉक क्लाइंबिंग। और उतरना क्या कहलाता है? रैपलिंग। हाँ, उतरना क्या कहलाता है? रैपलिंग। चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग। अगला है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और अगर संसार की बात करें, दुनिया की बात करें, तो संसार की जो है ये 5वीं महिला थी। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें गाइड करने वाले कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें गाइड किया था। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से ये पहाड़ों पर चढ़ने लगी थी। करीब 43 मिनट तक वो एवरेस्ट पर रही थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। कितने मिनट रही थी एवरेस्ट पर वो? लगभग 43 मिनट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसने गाइड किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें गाइड किया था। पहाड़ों पर लगने वाला जो टेंट होता है वो प्लास्टिक की 2 तही वाली सीट होती है। उसमें प्लास्टिक की 2 तही वाली सीट लगी होती है उस टेंट में। इससे क्या होता है, उनके बीच में हवा भर जाती है और वो हवा क्या करती है? कुचालक का काम करती है, बाहर के ठंड को अंदर नहीं आने देती है, जिसकी वजह से अंदर जो टेंट के होते हैं वो ठंड महसूस नहीं करते हैं, वहाँ पर ठंड नहीं पहुँच पाती है। तो ये विशेषता है पहाड़ पर लगने वाले टेंट की। जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहण, तो पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें हैं, बोलते हैं सिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग। तो ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित चीज़ें हैं, उसको याद रखिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये था हमारा कक्षा 5 एनसीईआरटी पर्यावरण का पहला पार्ट। कल जो है अगला पार्ट आएगा इसका। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।